हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नोट्स मेनिया द हब ऑफ क्लास नोट्स बाय शनाया मैम। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th हिस्ट्री पास्चुलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड चैप्टर का पार्ट 2। इसमें हम कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखेंगे विद द हेल्प ऑफ मैप्स। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो वो प्लीज़ जाके देखिए, उसके बाद हम पार्ट 2 को कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 1 में हमने नोमैडिक पीपल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कहाँ कहाँ से कौन कौन सी कम्युनिटीज़ मूव करती हैं और उनका मूवमेंट किस पे बेस्ड होता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर की, हिमाचल प्रदेश की, उत्तराखंड की और सेंट्रल प्लेट्यूस प्लेन की सारी कम्युनिटीज़ के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं कि ये सारी कम्युनिटीज़ का इन पे कॉलोनियल रूल का इम्पैक्ट कैसे पड़ा और इनकी लाइफ कैसे चेंज हुई। हाउ डिड द लाइफ चेंज फॉर नोमैड्स अंडर कॉलोनियल रूल। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है, ग्रेजिंग लैंड श्रैंक्स। द कॉलोनियल स्टेट वांटेड टू ट्रांसफॉर्म ऑल ग्रेजिंग लैंड्स इनटू कल्टिवेटेड फार्म्स। ठीक है, यानी जो ग्रेजिंग लैंड्स थी ना वो सिकुड़ने लगी थी, वो कम होने लगी थी। क्यों? जो कॉलोनियल स्टेट था ना वो चाहता था कि सारी की सारी जो ग्रेजिंग लैंड्स है ना वो कल्टिवेटेड फार्म्स में कन्वर्ट हो जाएं। To colonial officials, all uncultivated land appeared to be unproductive. It was seen as wasteland and wasteland that needed to be brought under कल्टीवेशन। यानी कि जो कॉलोनियल ऑफिशियल्स थे ना, उन्होंने जो अनकल्टिवेटेड लैंड थी उन पे कोई भी उनको प्रोडक्शन नहीं मिल रहा था, इस वजह से उन्होंने वेस्ट लैंड के जैसे देखा और उनको वो चाहते थे कि वो सारी की सारी लैंड कल्टिवेटेड लैंड में आ जाए। ऐसा क्यों चाहते थे वो? वाई? लैंड रेवेन्यू वॉज वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ इट्स फाइनेंस। बाय एक्सपैंडिंग कल्टिवेशन इट कुड इंक्रीज इट्स रिवेन्यू कलेक्शन। ठीक है, क्योंकि उनको लैंड रेवेन्यू चाहिए था, लैंड टैक्स चाहिए था, जो ओनली मेन सोर्स था उनके फाइनेंशियल का। जैसे जैसे वो कल्टीवेशन को एक्सपैंड करते उनका लैंड रेवेन्यू कलेक्शन भी इंक्रीज होता। इट कुड एट द सेम टाइम प्रोड्यूस मोर जूट, कॉटन, वीट एंड अदर एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स दैट वर रिक्वायर्ड इन इंग्लैंड। ठीक है, यानी कि वो ऐसा भी था क्योंकि उनको चाहिए था जूट, कॉटन एंड वीट फॉर द इंग्लैंड, क्योंकि उनको रॉ मटेरियल चाहिए था, उसकी रिक्वायरमेंट थी इनको। हाउ डिड दे डू दैट? उन्होंने ऐसा कैसे किया? फ्रॉम द मिड 19th सेंचुरी वेस्ट लैंड रूल वर इनैक्टेड। यानी कि ऐसे वेस्ट लैंड रूल बनाया गया था मिड 19th सेंचुरी में। उसमें उन्होंने क्या किया था, अनकल्टिवेटेड लैंड्स वर टेकन ओवर एंड गिवन टू सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स। यानी जो ग्रेजिंग लैंड थी उसको उन्होंने वेस्ट लैंड बताया और वही अनकल्टिवेटेड लैंड उनसे ले ली गई और कुछ इंडिविजुअल पर्सन के हाथों में दे दिया गया उन्हें। These individuals were granted various concessions and encouraged to settle these lands। ठीक है, यानी कि वो इंडिविजुअल्स थे ना, उनको कुछ पद दे दिए जाते थे, कुछ अच्छा प्रॉफिट दे दिया जाता था। इस वजह से वो उनको इनकरेज किया जाता था कि वो एक लैंड में ही सेटल हो जाए। सम ऑफ देम वर मेड हेडमैन ऑफ विलेज इन द न्यूली क्लियर्ड एरिया। In most areas, the lands taken over were actually grazing tracts used regularly by pastoralists। ठीक है, यानी कि उनको इनकरेज करने के लिए, उनको मैनिपुलेट करने के लिए उनको बताया गया कि अगर आप ये लैंड, ग्रेजिंग लैंड को कल्टीवेटेड लैंड में कन्वर्ट कर देते हो तो हम आपको उस एरिया का, उस विलेज का हेडमैन बना देंगे। ठीक है, ऐसे ही जितने भी पास्चुअलिस्ट थे ना उनको ट्रैक करते करते उनकी लैंड को, मतलब उनकी जो ग्रेजिंग लैंड थी जहाँ पे उनके पशु जो है घास चरते थे, उनको धीरे धीरे कल्टीवेटेड लैंड में चेंज कर दिया गया। मूवमेंट वर रेगुलेट। यहाँ तक तो बात रही हमारी लैंड्स की, लेकिन अब जो उनका मूवमेंट होता था वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते थे, उस पर भी रेगुलेशंस लगा दिए गए और उनको रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट लाया गया, फॉरेस्ट एक्ट। ठीक है, फॉरेस्ट एक्ट वर ऑल्सो बींग इनैक्टेड। फॉरेस्ट विच forest which produced commercially valuable timber like deodar, sal were declared reserved। ठीक है, फॉरेस्ट एक्ट जब आया तो उन्होंने बताया कि जो वैल्यूएबल टिम्बर होंगे, ठीक है, उनको रिज़र्व कर दिया गया, जैसे कि देवदार और साल ट्रीज़, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इनको बेच के उनको पैसा मिल जाता था। नो पास्चुलिस्ट वर अलाउड टू एक्सेस टू दीज फॉरेस्ट। इन फॉरेस्ट में पास्चुलिस्ट का जाना अलाउ नहीं था।
अदर फॉरेस्ट वर क्लासिफाइड एज प्रोटेक्टेड, और जो अदर फॉरेस्ट थे उनको प्रोटेक्टेड बता दिया गया. इन सेम customary grazing rights of pastoralists were granted, but their movement was severely restricted. They needed a permit for entry. The timing of their entry and departure was specified, and number of days they look spent in the forest was limited. ठीक है, यानी कि मतलब हर एक चीज़ उनके राइट्स को छीन लिया गया. वो ऐसे मतलब फ्रीली मूव नहीं कर सकते थे. अब ये हुआ कि उनका जो मूवमेंट था उन पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए. अब वो एक जगह से अगर दूसरी जगह मूव करते हैं, माइग्रेट करते हैं, तो उनको परमिशन चाहिए होगी. किसी भी फॉरेस्ट में एंट्री करने से पहले उनको परमिशन चाहिए होगी. और उनके टाइम को भी स्पेसिफाइड कर दिया गया, उनके डेट को भी, कि आप फॉरेस्ट में कितने दिन रह सकते हैं उनको भी लिमिट कर दिया गया. वाई, ऐसा उन्होंने क्यों किया ब्रिटिशर्स ने, आखिर वो चाहते क्या थे? द कॉलोनियल ऑफिशियल्स बिलीव दैट ग्रेजिंग डिस्ट्रॉयड द सैम्पलिंग एंड यंग शूट ऑफ ट्रीज. ठीक है, कॉलोनियल ऑफिशियल्स ऐसा मतलब ऐसा उनका मानना था कि जो ग्रेजिंग होती है ना, जो जानवरों द्वारा चारा मतलब चरा जाता है, तो वो क्या करती हैं कि शूट्स को भी खा जाती हैं. शूट्स जब ख़त्म हो जाते हैं तो वो रूट को भी खा जाती हैं, जिससे आगे प्लांट या ट्री ग्रो नहीं कर पाता है, जर्मिनेट नहीं हो पाता है. The herds trampled over the sampling and munched away the shoot. This prevented new trees from growing. ठीक है, अब यहाँ पे आ गया कि इतना ठीक है, आपने सब कुछ किया, लेकिन अब इन्होंने क्रिमिनलाइजेशन ऑफ ट्राइब्स, यानी ब्रिटिशर्स ने नोमैड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. कैसे? वांटेड टू रूल ओवर सेटल्ड पॉपुलेशन, क्योंकि वो चाहते थे कि जो नोमैड्स हैं ना वो सेटल हो जाए, इधर से उधर घूमना अब वो बंद कर दें. और इस बेसिस पे उन्होंने नोमैड्स पीपल को दो पार्ट में कैटेगराइज कर दिया. एक सेटल्ड पीपल एंड उन ट्राइब्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक सेटल्ड पीपल एंड नोमैड्स. तो जो सेटल्ड पीपल थे ना, उन पे लॉ बाइडिंग हो गया, मतलब जो ब्रिटिशर्स लॉ बनाएगी उनको मानना ही मानना पड़ेगा. और जो नोमैड्स थे उनको क्रिमिनल्स बता दिया गया, और या फिर बता दिया गया कि वो बाय नेचर के साथ वो क्रिमिनल बन गए, या फिर वो बाय बर्थ क्रिमिनल ही थे. ठीक है, क्रिमिनल एक्ट कब पास हुआ? पास्ड इन 1871. नोमैड्स वर मेड टू लिव इन नोटिफाइड विलेज. ठीक है, मतलब उनको बता दिया गया कि आप इस विलेज में ही रहेंगे. नॉट अलाउड टू मूव विदाउट अ परमिट, यानी कि बिना परमिशन के वो मूव नहीं कर सकते थे, ब्रिटिशर्स की परमिशन के. विलेज पुलिस वॉच्ड देम. अगर वो इधर उधर अगर मूव करते भी थे तो जो विलेज की पुलिस थी ना, उनको वो देखती रहती थी और फिर उनको ब्रिटिशर्स के पास ले जाती थी और फिर उनको पनिशमेंट मिलता था. न्यू टैक्सेस फॉर ट्राइब्स, यहाँ तक तो थी उनकी पनिशमेंट की बात. अब उन पे न्यू टैक्सेस भी इन्फोर्स कर दिए गए थे. न्यू टैक्सेस इन्फोर्स क्यों किए गए थे? वाई? टू इंक्रीज द रेवेन्यू इनकम ऑफ द ब्रिटिशर्स. ठीक है, अब उन पे हर एक चीज़ पे, छोटी छोटी बड़ी बड़ी हर एक चीज़ पे टैक्स लगा दिया गया. उनके पास अगर लैंड है तो लैंड टैक्स, उनके जानवर या वो जहाँ से पानी पी रहे हैं कैनाल वाटर टैक्स, सॉल्ट टैक्स, गुड्स टैक्स, एनिमल्स टैक्स एंड ग्रेजिंग टैक्स. सोचो, टैक्स देते ही देते ख़त्म हो जाए वो लोग. 1850 टू 1880, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया तो आप उसको देखिएगा. 1880, हाँ ठीक है. कॉन्ट्रैक्टर्स वर हायर्ड बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट टू कलेक्ट टैक्सेस, यानी कॉन्ट्रैक्टर्स जो है हायर किए गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जो टैक्स को कलेक्ट करती थी. दे एक्सट्रैक्टेड हायर टैक्सेस टू देयर ओन प्रॉफिट. अब वही पार्शलिस्ट जो थे ना वहाँ के, उनसे हायर टैक्स जो है लेती थी. जैसे कि 100 रुपीज़ अगर उनको टैक्स देना है ब्रिटिशर्स को, उन्होंने इन्फोर्स किया है, तो वो 200 लेते थे. और वो ऐसा क्यों करते थे कि वो 100 रुपीज़ उनके लिए प्रॉफिट हो जाए. ऐसा नहीं था कि ब्रिटिशर्स उनको सैलरी नहीं देती थी, सैलरी देती थी, बट चीटिंग करना था ही उनको. बाय 1880, यहाँ पे 3 नहीं है बेटा, 1880 है. 1880 तक आते आते ईच नोमैड्स वर गिवन अ पास ट्रेड, यानी कि हर एक नोमैड को एक पास मिलता था, जिस पास को दिखा के ही वो कहीं भी माइग्रेट कर सकते थे, एक प्लेस से दूसरी प्लेस जा सकते थे, किसी फॉरेस्ट में एंट्री कर सकते थे. ठीक है, टैक्स वेंट स्ट्रेट टू गवर्नमेंट. ठीक है, अब ये जो बीच के कॉन्ट्रैक्टर्स मीडिएटर्स थे ना, इनको हटा दिया गया. टैक्स अब सीधा सीधा गवर्नमेंट के पास जाता था. नंबर ऑफ एनिमल्स इज इक्वल्स टू टैक्स पेड, यानी कि जितने भी जो थे ना पाशरिस्ट थे, उनके पास जितने ज़्यादा एनिमल्स होंगे उतना ज़्यादा उनको टैक्स पे करना होता था.
ठीक है। तो ये था आपकी सिचुएशन इन पास्चुलिस्ट की कि उनके ऊपर क्या बीती, उन्होंने क्या किया, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने इनके साथ। अब हम देखेंगे लास्ट पार्ट रहेगा ये हमारा, हाउ डिड पास्चुलिस्ट कोप विद दिस चेंजेस। ठीक है, अब इस चेंजेस से वो कैसे उभरे, उन्होंने अपने आप को कैसे निकाला, उन्होंने अपने लिए नए नए रास्ते क्या निकाले, ठीक है, अल्टरनेटिव्स क्या निकाला। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपने पार्ट 1 पार्ट 2 अगर देखा है, पार्ट 2 तो यही है, पार्ट 1 आप जाके देखिए, मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है। और जब आप उसको देखेंगे तो पार्ट 2 भी आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।